नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 का भाग 5, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म्स को जानेंगे। तो बच्चों, ये जो जिम्नोस्पर्म शब्द है, इसमें दो शब्द होते हैं। जिम्नोस, जिम्नोस का अर्थ होता है नेकेड, नेकेड यानी कि बिना कवर के, नग्न। और स्पर्मा का शब्द अर्थ होता है सीड। तो इसका अर्थ, शब्द का जो अर्थ निकलता है वो है नग्न बीजी, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं अनावृत बीजी, यानी कि ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई आवरण उपस्थित नहीं है। तो ये था जिम्नोस्पर्म का शाब्दिक अर्थ। तो देखो, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड या बीज अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते, अर्थात बीज अनावृत होते हैं या नग्न होते हैं। इन पौधों को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की। बच्चों, इसमें एक उदाहरण साइकस, साइकस को हम छोड़ दें। साइकस कहाँ पाया जाता है? मैदानी इलाकों में। और एक प्रजाति इफेड्रा फोलिएटा, ये राजस्थान में पाई जाती है। तो इन दो प्रजातियों को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म है वो हमेशा ठंडे और बर्फीले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो, इस एक छोटे से वीडियो क्लिपिंग में इसका आपको प्राकृतिक आवास दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्फीली पहाड़ियां दिखाई गई हैं शिमला की, जहां पर आपको ये देखो कोन के जैसे तिकोनाकार, ये देखो पेड़ों का आकार देखो अगर आप, तो कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? तिकोनाकार, इस तरह के कोन लाइक। तो ये प्राकृतिक आवास है जहां पर ठंडे बर्फीले पहाड़ों में इसकी प्रजातियां उपस्थित होती हैं। और ये पेड़ कोनिफर्स कहलाते हैं। शंक्वाकार पेड़ होते हैं, ऊपर से तीखे, है ना, कोन के जैसे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो ये है इसका प्राकृतिक आवास। अब देखो, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जिम्नोस्पर्म्स के पौधे ज्यादातर सजावट के काम में लिए जाते हैं, सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो ये देखो, ये है हमारा साइकस, जो ठंडे प्रदेशों में भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये मैदानी इलाकों में भी पाया जाता है। और ये देखो, ये भी सजावट के काम में जो स्पीशीज ली जा रही है, ये भी एक जिम्नोस्पर्म है। और देखो, ये भी एक जिम्नोस्पर्म है, ये है हमारा पाइनस। पाइनस की पत्तियां देखो कैसी हैं, तीखी तीखी, निडल जैसी, सुई के जैसी। ये देखो, सुई के जैसे इसकी पत्तियां हैं। और ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है कोन। पाइनस का कोन या शंकु। इनके कोन की उपस्थिति के आधार पर ही इन पौधों को हम कोनिफर्स कहते हैं। कोन को धारण करने वाले पौधे कोनिफर्स पौधे। ठीक है, चलो कोन के बारे में हम और डिटेल अभी पढ़ेंगे कि ये क्या संरचना है। आगे चलते हैं और जिम्नोस्पर्म के मॉर्फोलॉजी देखते हैं, शरीर कैसा है इनका। तो बच्चों, इनका पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद होता है। और ये जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। स्पोरोफाइट हमेशा द्विगुणित होता है, जड़, तना, पत्ती में विभक्त होता है। इनका आकार झाड़ीनुमा और वृक्ष के समान पाया जाता है। इनमें जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हमारे जो सबसे लंबा वृक्ष जो है वो भी जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, जो रेडवुड पार्क कैलिफोर्निया में 125 मीटर लंबा, और उसका जो घेराव है वो लगभग 30 मीटर है। इसका नाम है सिकोया। ठीक है, तो सिकोया जो प्लांट है वो सबसे लंबी ट्री स्पीशीज है, अब तक का पाया जाने वाला सबसे लंबा वृक्ष है। इसी तरह से जो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है उसका नाम है ज़ैमिया, ज़ैमिया पिग्मिया, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो कुल मिला के ये पौधे कैसे हैं? झाड़ी के समान या वृक्ष के समान, और इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त होता है। इनका मुख्य पादप शरीर द्विगुणित होता है क्योंकि ये स्पोरोफाइट है। इनमें जो जड़ें होती हैं वो मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। ठीक है, हम लोग दो तरह की जड़ें पढ़ते हैं ना, जिसमें से टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल तंत्र की बात करते हैं। टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और इस मुख्य जड़ से
फिर बहुत सारी द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का विकास होता है। तो ऐसी मूसला मूल तंत्र में उपस्थित होती है। और इनकी जड़ों की एक और विशेषता होती है, ये कई तरह के कवक और साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवन भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। तो पाइनस जो पौधा है उसकी जड़ों में माइकोराइजा नाम का एक कवक का एसोसिएशन पाया जाता है, इसलिए इस जड़ को हम कवक मूल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको माइकोराइजल रूट। इसी तरह से साइकस की जड़ों में नॉस्टॉक और एनेबिना जैसी साइनोबैक्टीरिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहजीवन पाया जाता है। इसको हम कहते हैं प्रवाल मूल या कोरेलॉइड रूट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि कोरेलॉइड रूट क्या है, माइकोराइजल रूट क्या है, या ये रूट्स किन प्लांट्स में पाई जाती है उनके नाम बताइए। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद करके चलना है। ओके, तो पाइनस में क्या है, माइकोराइजल रूट है, बिकॉज क्योंकि वहां पर माइकोराइजा का एसोसिएशन है। साइकस में क्या है, कोरेलॉइड रूट या प्रवाल मूल है, क्योंकि उसमें साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक या एनाबिना का एसोसिएशन पाया जाता है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं और इसके तने की प्रकृति देखते हैं। तो इसका तना शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी, जैसे साइकस में अशाखित और पाइनस में शाखित तना पाया जाता है। इसका जो बच्चा तने की जो ग्रोथ होती है, ये ऐसे ऊपर की ओर तना बढ़ता जा रहा है, तो ऊपर की तरफ तो हमें इसकी नई नई ब्रांचेस और लीव्स दिखाई देंगी, और नीचे का जो तने का भाग है उसके ऊपर हमें पत्तियों के ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे कि यहाँ पर कभी पत्ती लगी हुई थी और वो अब झड़ चुकी है। तो इसको कहते हैं पत्तियों के चिन्ह या लीफ स्केयर्स। तो लीफ स्केयर्स, तो ये जो लीफ स्केयर्स इनमें पाए जाते हैं, ये इनकी पहचान का एक मुख्य गुण है। पत्तियां सरल और संयुक्त दोनों तरह की हो सकती हैं, और इसकी पत्तियां तापमान, नमी और वायु इनको सहने के लिए अनुकूलित होती हैं। जैसे कोनिफर्स की पत्तियां कैसी हो जाती है, निडल की जैसी। अभी हमने देखा था पाइनस का एग्जाम्पल, तो पत्तियां कैसी थी, ऐसे निडल की जैसी। तो ये जो इसका पत्तियों का आकार है, ये इसको बर्फीले आवास में रहने के लिए अनुकूलित बना रहा है। बर्फ इसके ऊपर टिकेगी ही नहीं, जैसे ही बर्फ गिरेगी वो फिसल के नीचे गिर जाएगी। बर्फ पत्तियों की सतह पे बर्फ नहीं रुक पाएगी। इसी तरह से इनकी पत्तियों का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है, और रंध्र हमेशा गर्त के, पत्तियों में गर्त के अंदर संकन स्ट्रोमेटा, ऐसा गर्त होता है और इसके अंदर धसे हुए स्ट्रोमेटा उपस्थित होते हैं। ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट इसका एक अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं कि ये पादप कम से कम पानी को वाष्पोत्सर्जित करे, पानी का वाष्पोत्सर्जन कम करे। ठीक है, क्यों कम करे, क्योंकि देखो बर्फीले आवास में क्या होता है कि बर्फ होती है, तो पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है जमीन के अंदर वो कम होती है ना, पानी बहुत ज्यादा वहां उपलब्ध नहीं होता। तो पानी का लॉस कम से कम हो, और जो है पौधे के ऊपर बर्फ रुके नहीं, इसके लिए पत्तियां जो है ऐसे अनुकूलित हो जाती हैं कि वो पानी को सहेज के रख सके। तो ये था पत्तियों का अनुकूलन कोनिफर्स प्लांट के अंदर। अब हम बात करेंगे इसके जीवन चक्र की। तो देखो जीवन चक्र को अपन समझना शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि जिम्नोस्पर्म्स में जो मुख्य पादप काय है वो द्विगुणित है, और वो कैसी है, बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट। अब ये जो द्विगुणित स्पोरोफाइट है कैसा दिखाई देगा, एक मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रही हूँ, ऐसा कोन के जैसा, हमें जनरली एक जनरल डायग्राम बना रही हूँ, है ना, हमें कोनिफर्स इस तरह के दिखाई देते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है, इस स्पोरोफाइट प्लांट के ऊपर स्पोरोफिल को हम क्या कहते हैं, बीजाणु पर्ण विकसित होते हैं। ये जो बीजाणुपर्ण है, ये कैसी पत्तियां होती हैं, ये विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं जिनके ऊपर
बीजाणुधानियों का विकास होता है। ठीक है, बीजाणुधानी का विकास होता है। और बीजाणु धानियां यहाँ पर दो तरह की पाई जाती हैं, एक और एक दो। तो ये हमारी बीजाणुपर्ण है और ये जो गोलाकार संरचना मैंने आपको दिखाई है ये क्या है, ये है बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, अब देखो ये मैंने दो अलग अलग बनाई है, तो इसमें से एक हमें बड़ी दिखाई दे रही है, एक छोटी दिखाई दे रही है। तो ये जो हमें बड़ी आकार में बड़ी धानी दिखाई दे रही है तो ये कहलाती है वृहद बीजाणु धानी। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। और ये जो छोटा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है लघु बीजाणुधानी या माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, तो दो तरह के बीजाणुधानियों का विकास होता है और दोनों बीजाणुधानियों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये है हमारा फीमेल पार्ट और ये है इस प्लांट का मेल पार्ट। क्लियर, यानी कि यहाँ पर किसका विकास होगा, यहाँ पर विकास होगा पराग कणों का और यहाँ पर विकास होगा अंड कोशिका का। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से स्पोरोफाइट में दो तरह के बीजाणुपर्णों का विकास होता है और उसके अंदर दो तरह के अलग अलग बीजाणुओं का विकास होता है। इसलिए हम जिम्नोस्पर्म्स को हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुक कहते हैं। विषम बीजाणुक, हेटेरोस्पोरस, दो तरह के स्पोर पैदा कर रहे हैं इसलिए हेटेरोस्पोरस कहलाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स। क्लियर हो गई बात। चलो, अब ये जो बीजाणुपर्ण है ये पेड़ के ऊपर कोई एक सिंगल पत्ती के रूप में लगे हुए नहीं होते, स्पोरोफिल सिंगल लगी हुई नहीं होती है, ये स्पोरोफिल आपस में जुड़कर कोन का विकास करती है। इस तरह से ये मैं यहाँ पर देखो एक कोन का डायग्राम बना रही हूँ, ये देखो ये क्या शो कर रही है, ये स्पोरोफिल्स हैं अलग अलग जो यहाँ पर व्यवस्थित हैं और इस तरह से कोन का विकास कर रही है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल्स को शो किया है। ये मेगा स्पोरोफिल मिलकर जो कोन बना रही है ये कहलाता है फीमेल कोन। इसी तरह से ये जो हमारी माइक्रोस्पोरोफिल्स है, माइक्रोस्पोरोफिल्स भी कोन का निर्माण करेंगी और ये कोन मेगा स्पोरोफिल की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि इस जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये खुद भी छोटी है ना, इसलिए इससे जो कोन बन रहा है वो भी पतला और छोटा दिखाई देता है। तो इस तरह से प्लांट के ऊपर दो तरह के कोन का विकास होता है, फीमेल कोन और मेल कोन। क्लियर हो गई बात। तो दो तरह के कोन हमें पौधे के ऊपर लगे हुए दिखाई देंगे। अब अपन जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसमें जनन की क्रिया, लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो देखो यहाँ पर हमने ये वाला चित्र आप वापस देख रहे हो, तो मैं यहीं से आपको वापस शुरू करूंगी। तो इसको मैं एक बार यहाँ पर वापस बना रही हूँ। तो ये हमारी एक मेगा स्पोरोफिल है, इस मेगा स्पोरोफिल के ऊपर ये दो बीजांडकाएं हैं। ये क्या दिखाई दे रही है संरचना हमें, ये है हमारा बीजांडकाय, न्यूसेलस। ठीक है, अब इस न्यूसेलस के अंदर क्या होता है कि कोई एक कोशिका, ये एक कोशिका बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करना शुरू करती है। तो इस बीजाणु मात्र कोशिका में, ये बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। अब इस बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इस एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। 1 2 3 4, चार में से तीन कोशिकाएं डीजनरेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और केवल एक कोशिका जीवित रहती है और ये एक कोशिका अंड कोशिका की तरह कार्य करती है।
तो फाइनली हमारे पास क्या है, ये हमारी मेगास्पोरोफिल है। इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर ये 1 और 2 बीजांडकाएं हमें दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर 1 और 1 ये अंड कोशिकाएं। तो ये दोनों हमारे पास में अंड कोशिकाएं हैं, अंड कोशिका। ठीक है। अब देखो मेल कोन के अंदर क्या हो रहा है। मेल कोन के अंदर ये जो हमारी माइक्रोस्पोरोफिल है, यहाँ पर ये है हमारी लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, लघु बीजाणुधानी। अब इसके अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं। सबसे पहले तो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं ना। विभाजन कैसे हैं ये ध्यान रखना, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या हमें आधी करनी है। ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप अनेक बहुत सारे पराग कण यहाँ पर विकसित होते हैं। क्लियर। तो ये पराग कण भी हैप्लॉइड है और अंड कोशिका भी हैप्लॉइड है, अगुणित है। अब ये जो परागकण यहाँ विकसित हुए हैं ये वायु के माध्यम से, तो यहाँ परागण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। तो वायु के माध्यम से ये परागकण कहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे अंड कोशिका के पास में। क्लियर। और अंड कोशिका के पास पहुंच के ये अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित होने के पश्चात ये अपने जो इनके अंदर अगुणित केंद्रक है उसको इस अंड कोशिका के साथ में संलयन होगा। तो यहाँ अगला स्टेप क्या आ जाएगा कि अंड कोशिका और जो हमारा परागकण है उसका संलयन। तो संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। तो अंड कोशिका निषेचित हो गई। निषेचन के फलस्वरूप क्या संरचना बन गई, द्विगुणित युग्मनज, जाइगोट। तो द्विगुणित जाइगोट का विकास हो गया। अब बच्चों ये जो द्विगुणित जाइगोट है ये धीरे धीरे यहाँ पर इसी जगह पर ये जो हमारी बीजाणुधानी मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल, तो इस मेगास्पोरोफिल के ऊपर ही बिल्कुल इसी जगह पर ये युग्मनज ये परिपक्व होता है। परिपक्व होकर ये निर्माण करता है बीज का। ठीक है। और ये बीज अंकुरित होकर इस स्पोरोफाइट का विकास करेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर बच्चों ये जो बीज बन रहा है, तो देखो बीज की पोजीशन कैसी है, बीज कहाँ पर स्थित है। अगर हम इसको एक चित्र के द्वारा देखें, जैसे आप आम खाते हो तो आम का पौधा जो आम का जो फल है उसके अंदर आपको बीज दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर बीज कहाँ उपस्थित है, ये हमारी मेगास्पोरोफिल है। तो एक बीज यहाँ लगा हुआ है और एक बीज यहाँ लगा हुआ है, और ये बीज बस एक सीड कोड से आवृत है। इसके ऊपर किसी भी तरह की फ्रूट्स, जैसे फ्रूट की वॉल्स होती है ना, कितनी सारी हम पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उसके अंदर होता है सीड कोड और फिर होता है सीड। तो यहाँ पर वो कोई भी अंडाशय की भित्तियां उपस्थित नहीं है, केवल एक ये सीड कोड है और ये हमारी मेगास्पोरोफिल है जिसके ऊपर ये बीज लगे हुए हैं। तो ये बीज का प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकीर्णन यानी कि ये हवा के माध्यम से जब ये परिपक्व हो जाएंगे तो हवा के माध्यम से प्रकीर्णित हो जाएंगे, और जब इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी मिट्टी में गिरने के बाद में, तो ये अंकुरित होकर नए स्पोरोफाइट पादप का निर्माण करेंगे। तो ये था बच्चों हमारे जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र। यहाँ पर बच्चों देखो ये बिल्कुल हम अब जहाँ इसके पहले जो हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट, तो उसमें हमने ये देखा था कि हम बीज की प्रकृति की ओर बढ़ रहे थे, कि बीज का निर्माण थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, और यहाँ पर बीज पूरी तरह से बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है ना। तो लेकिन ये बीज अभी कैसे हैं, अनावृत हैं, बट बीज का निर्माण पूरी तरह से स्पोरोफाइट पादप के ऊपर ही हो रहा है। और एक चीज और देखो यहाँ पर आप गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट स्टेज कहाँ गई है ना, स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं, ये गैमिटोफाइट स्टेज कहाँ गई। गैमिटोफाइट मतलब गैमिट्स, तो गैमिट्स कहाँ है हमारे पास में, अंड कोशिका की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर,
और यहाँ पर हम परागकणों की बात कर रहे हैं यानी कि नर युग्मक। तो गैमेटोफाइट प्रावस्था यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, वो पूरी तरह से एक कुछ दिनों की अवधि के लिए आ गई है ना, जहां पर एक जीवन काल का हिस्सा था ब्रायोफाइट्स में, है ना। एल्गी में तो क्या था, पूरा का पूरा ही गैमेटोफाइट था मेन प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइट्स में भी। फिर धीरे धीरे हम कहाँ पहुंच गए थे, टेरिडोफाइटा में आए तो ब्रायोफाइट और गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट स्टेज थी वो दोनों स्टेजेस पाई जाती थी ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। लेकिन यहाँ आते आते क्या हो गया, यहाँ आते आते जिम्नोस्पर्म तक पहुंचते पहुंचते जीवन चक्र में जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो स्वतंत्र रूप से खत्म हो गई। अब ये गैमेटोफाइट स्टेज सिर्फ कहाँ उपस्थित है, जब गैमेट्स बन रहे हैं, है ना। तो स्पोरोफाइट के ऊपर ही कुछ समय के लिए गैमेट्स निर्माण तक गैमेटोफाइट स्टेज है, फिर गैमेट्स का वापस संलयन हो जाता है और वो द्विगुणित अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो अगुणित अवस्था यहाँ पर बहुत कम समय के लिए पाई जाती है। तो ऐसा जो बच्चों लाइफ साइकिल होता है जिसमें द्विगुणित अवस्था ही डोमिनेंट अवस्था होती है ना। द्विगुणित अवस्था या स्पोरोफाइट अवस्था वो प्रभावी अवस्था है, और गैमेटोफाइट अवस्था ये कुछ समय के लिए यानी कि कुछ एक कोशिकीय या कुछ कोशिकीय अवस्था तक ही सीमित रहती है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणितक जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में कैसा लाइफ साइकिल पाया जाता है, जीवन चक्र पाया जाता है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या द्विगुणितक लाइफ साइकिल पाया जाता है, जहां पर द्विगुणित अवस्था प्रभावी अवस्था है और अगुणित या गैमेटोफाइट अवस्था ये कुछ कोशिकाओं तक ही सीमित रह जाती है और कुछ समय के लिए ही स्पोरोफाइट अवस्था के ऊपर पाई जाती है। ये देखो, कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट अवस्था के ऊपर गैमेटोफाइट अवस्था पाई जाएगी, फिर गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा और हम वापस द्विगुणित अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये था पूरा हमारा जिम्नोस्पर्म। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।